प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें देशवासी नेताजी के नाम से पुकारते हैं, इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। 1920 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में ये इंडियन सिविल सर्विस, जिसको ICS कहते हैं, उनमें चुने गए थे। ICS जो उस समय सेवा थी वो इस्पात का चौकटा कहलाती थी, बहुत ही सम्मानित सेवा थी। और आज भी यह सेवा IAS, IPS, IFS के समकक्ष है। और आज भी जो कलेक्टर का पद है वो हमारे भारत में बहुत ही सम्मानित पद है, उसमें उस समय चुने गए थे। पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण नेताजी ने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने स्वराज्य दल के काउंसिल प्रवेश के कार्यों का समर्थन किया और सन 1938 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में इन्हें त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, लेकिन महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराने के कारण गांधी जी से मनमुटाव हो गया और त्रिपुरी अधिवेशन के जस्ट बाद 3 मई सन 1939 को इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए दल का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित निवास स्थल में नज़रबंद कर दिया। किंतु नेताजी अवसर पाकर 17 जनवरी सन 1941 को एक पठान यानी सदम वेश में, जियाउद्दीन के वेश में, और इसके बाद ऑरलैंडो मेसोटो के पासपोर्ट से यानी जाली पासपोर्ट से और वेश बदलकर भारत से ये निकल पड़े। और उनके साथी भगत राम ने 21 जनवरी सन 1941 ईस्वी को काबुल पहुंचा दिया। काबुल वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद रूस व जर्मनी में हिटलर से सहायता का वचन देने के बाद मुक्ति सेना गठित की। जर्मनी की जनता उन्हें नेताजी उपाधि से संबोधित किया, यानी ये जो नेताजी की उपाधि थी ये हिटलर द्वारा दी गई थी। इन्होंने सिंगापुर में एक आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता से स्वतंत्र कराना था। नेताजी इस सेना के सेनापति थे। देश को आज़ाद कराने की इच्छा से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका प्रसिद्ध नारा था। और इन्होंने सिंगापुर को संबोधित करते हुए एक प्रेरक नारा दिया, दिल्ली चलो। 25 जनवरी सन 1941 में 3 माह की ट्रेनिंग के लिए इन्हें पुनः दिल्ली भेजा गया, परंतु ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर वह भारत की आज़ादी के लिए गठित इंडियन नेशनल आर्मी INA, इसमें 16 फरवरी सन 1941 को रास बिहारी बोस के नेतृत्व में शामिल हो गए। 12 नवंबर सन 1941 को कोलकाता होते हुए बंदरगाह के रास्ते पिलोंग, मलया पहुंचे। 8 दिसंबर सन 1941 को शुरू हुए ब्रिटिश सेना से युद्ध के दौरान वह सिंगापुर पहुंच गए, जहां उन्हें 15 फरवरी सन 1942 को गिरफ्तार कर कैद में डाल दिया गया। जापान ने 8 नवंबर सन 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप
नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इस द्वीपों पर आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रख दिया। भारत पर इस विजय अभियान को ऑपरेशन यूम का नाम दिया गया। इस प्रकार 30 दिसंबर सन 1945 को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी सन 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार नेताजी की जो आईसीएस की सेवा थी उसके बारे में हम अगर जानें तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सन 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल था। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस होने का गौरव सत्येंद्र नाथ टैगोर को जाता है। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ संपन्न होने लगी। इससे पहले केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। 1834 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर के पद से बर्खास्त किए गए थे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 को इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में सम्मानित पद पाने वाले भारतीय थे। इनके बारे में अगर हम कुछ और जानें तो 1930 के बाद सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी जी के मध्य मतभेद बढ़ते गए। 1937 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद अनुभव किया कि कांग्रेस में समाजवादी तत्व कमज़ोर हो गए। उन्हें जब तक एक मंच पर संगठित नहीं किया जाएगा तब तक वे समाजवादी कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकते, यानी ये नेताजी का विचार था। अतः उन्होंने कांग्रेस के समाजवादियों व अति वामपंथवादियों का एक समूह बनाने का प्रस्ताव दिया जो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करे, लेकिन शीघ्र ही कांग्रेस समाजवादी इससे अलग हो गए। महात्मा गांधी ने सुभाष का विरोध किया तथा उन्हें कांग्रेस के सभापति पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। इसके बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। महात्मा गांधी और उनके समर्थकों ने कांग्रेस को दुर्बल करने की दिशा में प्रयत्न बताया। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में फॉरवर्ड ब्लॉक ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। सरकार ने इस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया तथा बोस के साथ उनके अन्य नेताओं को कैद कर लिया। बोस किसी तरह से देश से चले गए तथा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इस प्रकार नेताजी का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश, भारत लौटने पर वे चित्तरंजन दास तथा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार दिसंबर सन 1921 में 6 माह की सजा हुई। इसके बाद वे 11 बार कारावास के दंड से दंडित हुए। 25 अक्टूबर सन 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। उससे पहले 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। 16 मई सन 1927 को रिहा होने के बाद धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1928 में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हुई बैठक में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रस्ताव का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1929 में सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको एटक कहते हैं, के अध्यक्ष चुने गए तथा वह इस पद पर 1931 तक बने रहे।
इस प्रकार इस समय तक बोस वामपंथी गुट के प्रभावशाली नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। फिर है आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA कहते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चीता। स्थापना 1 सितंबर सन 1942। संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह। स्थान था मलया। आदर्श वाक्य है एकता, वफादारी और बलिदान। मूल मंत्र है 3M। 3M का मतलब है मनी, मैन, मटेरियल। 2 जुलाई सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 4 जुलाई सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। 5 जुलाई सन 1943 को आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कर दी। 7 जुलाई सन 1943 को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को प्रदान किया गया और इनका जो मार्च गीत था यानी कदम कदम बढ़े जा को संगीतमय बद्ध करने का श्रेय INA के सिपाही कैप्टन राम सिंह ठाकुर, पितौरागढ़, उत्तराखंड को जाता है। 21 अक्टूबर सन 1943 को सिंगापुर के कैतो हाल में अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 जुलाई सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। सर्वप्रथम गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया। 18 अप्रैल सन 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोइरांग पर नियंत्रण स्थापित कर स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा में वे 41 वर्ष की आयु में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में राष्ट्रीय योजना समिति, जिसको नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना के सुझाव दिए। इन्होंने कहा एक कि राष्ट्रीय योजना समिति को एक व्यापक योजना के अनुसार समस्त कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन और वितरण पद्धति को अपनाना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर दक्षिणपंथी सदस्यों का बहुमत था, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ असहयोग की नीति अपनाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 14 में से 12 सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा शरद बाबू के साथ बने रहे। ऐसी परिस्थिति में 29 अप्रैल सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 3 मई सन 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फिर है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमे में एक ट्रायल में प्रथम 3 मुख्य अभियुक्त थे, मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो। इन पर चलाए गए मुकदमे से संपूर्ण राष्ट्र में विद्रोह की भावना भड़क उठी और ये तीनों देश के विभिन्न संप्रदायों की सांकेतिक एकता के प्रतीक बन गए। भारत के विभिन्न दलों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका विरोध किया, इनकी रिहाई की मांग की। आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया गया। सरकार ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा से माफ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का जो द्वितीय ट्रायल था उसमें विद्रोही थे अब्दुल राशिद, सिंगारा सिंह, फतेह खान। और इसके जो आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के सदस्य थे वकील फूलाबाई देसाई, अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाशनाथ काटजूर, जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले मैं बता दूं, नेताजी का निधन हो गया था। जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया।
14 अगस्त सन 1945 को टोक्यो जाते हुए वायुयान दुर्घटना में फार्मोसा द्वीप, जिसको ताइपे कहा जाता है, में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परंतु वर्तमान में जांच समितियां इस दिशा में कार्यरत है और वो जांच इस प्रकार है। सहनवाज समिति सन 1956, प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने गठन किया। फिर था 1970 खोसला आयोग, इंदिरा गांधी ने गठित किया। फिर था 99 यानी 1999 मनोज मुखर्जी आयोग, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसका गठन किया। पूर्व सांसद समर गुहा की पुस्तक नेताजी डेड और एलिव, महात्मा गांधी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इससे पहले रासबिहारी बोस ने इनका जो नेतृत्व किया था। 25 मई सन 1886 को रासबिहारी बोस का वर्धमान जिला पश्चिमी बंगाल में जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी थे वे, युगांतर और गदर पार्टी से संबंधित थे। होर्डिंग बम कांड उन्होंने ही ये अंजाम दिया था। जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कर सुभाष चंद्र बोस को अमूल्य सहयोग दिया और 21 जनवरी सन 1945 को टोक्यो जापान में रासबिहारी बोस का निधन हुआ। आज़ाद हिंद फौज का जो युद्ध घोष था, नारा था, वो इस प्रकार है, जय हिंद। जय हिंद का मतलब है भारत में प्रचलित एक देशभक्ति नारा, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर चंपकर्णम पिल्लई द्वारा दिया गया। पिल्लई सन 1933 में ऑस्ट्रिया को राजधानी वियना में नेताजी से मिले, तब जय हिंद से उनका अभिवादन किया गया था। 1941 में जर्मनी की कैदी छावनी में नेताजी ने भारतीय सैनिकों को संबोधित किया, जिससे उनसे अंग्रेजों का पक्ष छोड़ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। जर्मनी में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपने पढ़ाई छोड़ नेताजी के सेक्रेटरी का पद संभाला। हुसैन ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को आपसी अभिवादन जय हिंद करने का सुझाव दिया। इसके बाद 2 नवंबर सन 1941 को जय हिंद आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बना। आज़ाद भारत की प्रथम डाक टिकट पर जय हिंद शब्द लिखा हुआ था। जय हिंद नारे की शुरुआत त्रिवेंद्रम निवासी भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर चंपकर्णम पिल्लई द्वारा की गई। इस प्रकार एक अस्थायी सरकार का भी नेताजी द्वारा गठन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष एक ही पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे। वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी, प्रचार मंत्री एस.सी. अय्यर, महिला संगठन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, मुख्यालय था रंगून। मान्यता प्रदान करने वाले देश थे जर्मनी, जापान। उनके समर्थक देशों ने मान्यता दे दी। आज़ाद हिंद फौज के 2 दल थे, पुरुष सैन्य टीम यानी दल, महिला दल। पुरुष सैन्य दल में थे नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। गुलज़ार सिंह, इनायत खान, जी.एस. ढिल्लों ने संभाला था। और जो महिला सैन्य दल था, टीम थी, वो थी रानी झांसी ब्रिगेड और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया, आज इतिहास के जो पन्ने हैं उनमें उनका नाम चमकते हुए तारे की भांति दिखाई देता है।